आज कोचिंग सेंटर में आत्महत्या से बचाव विषय पर कार्यशाला आयोजित हो रही थी। अपने अपने घरों से दूर बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आए हुए थे। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का व्याख्यान होने वाला था। कार्यक्रम में सभागृह को सजाया जा रहा था। रात के खाने की व्यवस्था भी की गई थी। सुजाता, जो कि हमारी कॉलोनी में लोगों के घरों में खाना पकाती थी, को खाने का ऑर्डर मिला था। वह अपने बेटे और पति के साथ ऐसे कार्यक्रमों में खाना बनाती थी। एक पास उसे मिला था। आज सुबह ही काम करने पर आते हुए बोली, मैडम जी, आप भी तो कितने सालों से पढ़ा रही हैं बच्चों को, हमेशा अच्छी बातें बताती रहती हैं। मेरे पास एक पास है, आप ले लीजिए। ज़रूर आइएगा, मेरे हाथ का खाना भी खाइएगा। मैं असमंजस में पड़ गई कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। मुझे अतिथि के रूप में तो बुलाया ही नहीं गया। क्या सोचेंगे कोचिंग सेंटर वाले, वहाँ पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे आते हैं मेरे पास, जाऊँ या नहीं, यही सोचते सोचते शाम हो गई। 8 बजे का समय निर्धारित था। कुछ नया सीखने को मिलेगा, यही सोचकर पहुंच गई वहां। मुझे देखकर सुजाता पल्लू में हाथ पोंछते हुए दौड़ती हुई आई। उसकी खुशी देखकर लग रहा था मानो उसके घर के कार्यक्रम में पहुंच गई हूँ। किसी से पूछने की ज़रूरत ना समझते हुए सामने की कुर्सी पर बिठाकर ही दम लिया उसने। कार्यक्रम में नामी ग्रामी हस्तियाँ उपस्थित थीं। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले विशेषज्ञ मुख्य अतिथि के साथ बैठे हुए थे। विद्वानों में बहुत ही प्रेरक भाषण दिया। मनोवैज्ञानिक महोदय का संबोधन शुरू हुआ। मैं पूरी तरह से उनके भाषण में डूबकर सुन रही थी और शून्य हो रही थी। अपने तजुर्बे को अपने लेक्चर में इतने अच्छे से जोड़ा था उन्होंने कि मेरी पलकें भी नहीं झपकी। तालियों की गड़गड़ाहट से ज्ञात हुआ कि उनका लेक्चर पूरा हो चुका है। अब आगे कुछ डांस और नाटक जो छात्रों ने तैयार किए थे वही बचे थे। मैंने भी अब उठने की सोची। तभी सुजाता कोने से अभी और रुकने की विनती कर रही थी। ये सुजाता बिना पागल है, बेइज्जती करवा के ही छोड़ेगी। तभी माइक में एक छात्र बोला, मैम बस कुछ देर और रुक जाइए प्लीज़। अरे ये तो राहुल है, बीच में बहुत बीमार पड़ गया था नई जगह आकर। अक्सर घर आकर सोशल के डाउट क्लियर कर लेता था। राहुल ने माइक छोड़ा नहीं था अभी तक। अपने 2-4 दोस्तों के साथ गीत गाया उसने। ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जो लाइन मुझे पसंद थी, जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। वह गाते गाते अचानक बोला, अब आपके सामने हम शीला मैम को बुलाएंगे अगली लाइंस गाने के लिए। मैं तो पहाड़ से गिर गई जैसे। इतनी भारी आवाज़ में गाना, मैंने कहा राहुल से, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाती बेटा। उसने बिना मेरी बात सुने माइक पकड़ा दिया और साथ में गाने लगा। डर के मारे मेरे पैर कांप रहे थे। किसी तरह गाना ख़त्म होते ही जैसे मंच से उतरने को हुई, राहुल ने बोला, मैम थोड़ी देर खड़े रहिए ना मेरे साथ, मुझे आज आपकी ज़रूरत है। मैं फिर असमंजस में थी। मेरी ज़रूरत? राहुल को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिल रहा था। उसने तब कहा, यह अवार्ड मैं अपनी माँ के हाथों में देना चाहता हूँ। सारे जजों की निगाहें मंच से नीचे ढूंढ रही थी राहुल की माँ को। राहुल मुझे हाथ पकड़कर अपने पास खड़ा किया और बोला, मैम मैं कभी आपको बता नहीं पाया, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ आकर पढ़ाई का दबाव मैं सह नहीं पा रहा था। गलत संगत में पड़ गया था। एक दिन आपके पास बैठकर समझा कि संगत का कितना असर पड़ता है। मैं सिगरेट भी पीने लगा था और वह भी आपकी डांट ने छुड़ाई। रात रात जाकर मोबाइल खंगालता रहता था। एक दिन आप सुजाता आंटी के बेटे को समझा रही थी कि देर रात तक जागने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जो किडनी फेल की वजह बन जाती है। मेरा एक लड़की से ब्रेकअप हुआ तो मैंने जीना नहीं चाहता था। जिस दिन अपने कमरे में पंखे पर रस्सी डाली, आपके घर से आपकी आवाज़ में यही गाना सुनाई दिया, जिसका जितना है आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। मैंने आत्महत्या का विचार मन से पोंछ दिया और पढ़ाई पर ध्यान दिया। मेरा पुरस्कार आपके स्नेह का आशीर्वाद है। क्या मैं आपको माँ बोल सकता हूँ? उस जगह उपस्थित सभी की आंखें भीगी हुई थी। मेरी चेतना शून्य हो गई थी। यह क्या मांग लिया बच्चा? इतना बड़ा विश्वास मांग लिया मुझसे। मैंने उसे मेडल पहनाया तो वह पैरों में झुक गया। उसकी गर्म आंसुओं की बूंदें मैंने महसूस की अपने पैरों पर। मैं बस इतना ही बोली, राहुल मैंने कुछ नहीं किया, यह तुम्हारा समर्पण है जो तुम बेस्ट स्टूडेंट बने। राहुल अब मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, आपने अनजाने में ही सहज तरीके से हमें ज़िंदगी का मतलब सिखाया। एक माँ की तरह शरीर की देखभाल करना सिखाया। अपने गानों से आपने पता नहीं मेरे जैसे कितने छात्रों को रोक चुकी होंगी आत्महत्या करने से। आप हमारे लिए मोटिवेशनल गुरु माँ हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आप सभी गुरुजनों से, पेरेंट्स से और छात्रों से कि जब कभी आपको किसी दूसरे की आंखों में तकलीफ़ दिखे तो प्लीज़ बस पूछ लिया कीजिए। पता नहीं कौन फ्रस्ट्रेशन में है, किसी के पास शायद पैसे ख़त्म हो गए, किसी लड़के या लड़की को उसके दोस्त ने ठुकरा दिया है, या घर से दूर कोई माँ को मिस कर रहा होगा।
आपकी एक सवालिया नज़र उसे बचा सकती है। आपकी प्यार से दी गई डांट शायद उसे बचा ले। आपका स्नेहिल स्पर्श शायद उसे माँ की गंध दिला दे और वह फिर नए सिरे से तैयारी कर सके। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कोचिंग सेंटर के मालिक ने मुझसे कुछ शब्द बच्चों को कहने के लिए बोला तो मैं रोक न सकी खुद को। बोली, बच्चों, तुम अपने माँ बाप के लिए सबसे खूबसूरत, सबसे विद्वान और सबसे सफल हो। तुम्हें यहाँ दूसरे शहर भेजा गया है खुद को निखारने के लिए, तो बिखरना मत। तुम्हें यहाँ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को भेजा गया है, एग्जीबिशन में नहीं। तुम परीक्षा में सफल होंगे या नहीं ये प्रमाणित बाद में होगा। तुम्हारे माता पिता के संस्कारों और उम्मीदों से तो तुम सब दीक्षित होकर ही आए हो। डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल करके अगर माँ पिता को बेवकूफ़ ही बनाना है तो छोड़कर चले जाने में देरी मत करना। उनसे दूर होकर तुम उनकी कमी महसूस करते हो ना, ठीक वैसे ही वो भी तुम्हें मिस करते हैं। एक अच्छा इंसान बनने पर पहले फोकस करो। अरे परीक्षा में नहीं पास हुए तो रहोगे अपने माता पिता के और कर लोगे जीने के लिए कुछ ना कुछ कमाई। पास हो गए तो चले जाओगे अच्छे पैकेज पर कहीं और, तब पैसे भेजोगे उन्हें। यदि तुम रहे ही नहीं दुनिया में तो दो इंसान जीते जी लाश बनकर जिएंगे तुम्हारे बिना। मैं ही क्या, हर आदमी जो वहाँ उपस्थित था रो रहा था अपने बच्चों को याद कर, और हर बच्चा रो रहा था अपने माता पिता को याद कर। आज मुझे ये देवीय दर्शन की अनुभूति हुई। जो बच्चा माता पिता के लिए रोएगा ना, वो कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता। इंसान होने के नाते क्या ये हम सभी की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि किसी जाने वाले को रोक लें। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और कहानी पूरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।